दोस्तों मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और YouTube पे भी बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन जो कन्फ्यूज़न लोगों को होता है, क्या हर पेरियनल एब्सेस बाद में फिस्टुला बन जाता है? कई बार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर भी उन्हें बोलते हैं कि पेरियनल एब्सेस है, जल्दी से जल्दी इसका सर्जरी करवा लीजिए, नहीं तो ये बाद में फिस्टुला बन जाएगा। और बहुत सारे लोग इस बात से भी डर जाते हैं कि कहीं ये बाद में फिस्टुला ना बन जाए। और अगर आपने गूगल पर सर्च किया हो तो वहाँ पे भी आपको ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा कि पेरियनल एब्सेस बाद में फिस्टुला बन जाता है। और कुछ वेबसाइट्स कहती हैं कि आधे लोगों में ही फिस्टुला बनता है। तो इस तरीके से ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों में और फिर मरीज़ बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पेरियनल एब्सेस का जो एंडिंग है, जो अंत है, वो फिस्टुला में ही होता है क्या? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आज इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो में आपका ये जो भ्रम है, आपकी जो उलझन है, ये इस वीडियो से दूर हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि आखिर शरीर के अंदर होता क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एब्सेस और फिस्टुला का क्या रिलेशन है। सबसे पहली सीढ़ी होती है इसके अंदर इन्फेक्शन। जब इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से बॉडी फाइट करती है और फाइट करने के दौरान क्या होता है कि वहाँ पे पस कलेक्शन होता है। जब ये पस एक थैली जैसा बन जाता है, यानी एक गांठ जैसा बन जाता है, एक जगह कलेक्ट हो जाता है, तो इसे कहते हैं हम एब्सेस। यानी कि एब्सेस जो है ये मूल रूप से पस से भरी हुई एक कलेक्शन है, एक सूजन है। यहाँ तक तो सब ठीक है। समस्या तब शुरू होती है जब ये इन्फेक्शन जो है ये पूरी तरीके से खत्म नहीं होता है। शरीर क्या करता है कि इस पस को बाहर निकालने के लिए एक रास्ता बनाना स्टार्ट कर देता है। तो या तो वो रास्ता बाहर की तरफ होता है या वो रास्ता अंदर की तरफ होता है। और अगर पेरी एनल यानी एनल एरिया के बिल्कुल नज़दीक है तो रास्ता बिल्कुल बाहर की तरफ होगा। अगर मिड में है तो बाहर भी हो सकता है और अंदर की तरफ भी हो सकता है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि फिस्टुला क्या होता है। जब वो ट्रैक बन जाता है, जब पस का कलेक्शन और ज़्यादा हो जाता है या एक ट्रैक के रूप में जमा होने लगता है, तो उसे हम फिस्टुला कहते हैं। अब फिस्टुला से डरने वाली बात है या नहीं है, क्योंकि आखिरकार इस बात से ही डरा दिया जाता है कि कहीं फिस्टुला ना बन जाए, फिस्टुला ना बन जाए। तो देखो, फिस्टुला बन भी जाए तो भी आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। फिस्टुला कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये है वही है, पेरिएनल एब्सेस। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, दोनों अलग अलग नाम हैं लेकिन है वही चीज़ है कि आपकी बॉडी में पस का कलेक्शन हो रहा है, शरीर जो है वो फाइट कर रहा है इन्फेक्शन से और वहाँ पर एक ट्रैक बन गया है। तो ट्रैक जब बन जाएगा तो हम उसको बोलेंगे फिस्टुला, और ट्रैक अगर नहीं बनेगा, एक ही जगह पस का कलेक्शन है, तो हम उसको एब्सेस कह रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम ही हैं, नाम अलग अलग कर दिए हैं। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये फिस्टुला बन जाएगा। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि फिस्टुला की कंडीशन में पस का कलेक्शन ज़्यादा होता है, एब्सेस की कंडीशन में कम होता है। एब्सेस एक छोटा पार्ट होता है और फिस्टुला में चूँकि एक ट्रैक बन चुका है, तो वहाँ पर जो पार्ट होता है, जो पस का जो कलेक्शन होता है, वो ज़्यादा होता है। अब बात आती है सर्जरी की। तो सर्जरी कैसे होती है और इसमें कितना टाइम लगता है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता है क्योंकि आप डॉक्टर से मिल भी चुके हो। लेकिन अब बस केवल और केवल कन्फ्यूज़न ये है आपका कि कहीं ये फिस्टुला ना बन जाए। तो फिस्टुला अगर बन भी गया तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ठीक हो सकते हो। बशर्ते हमें किस तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। देखो, मैंने पहले भी बोला था कि बॉडी के अंदर जब भी कुछ भी दिक्कत होती है तो बॉडी क्या करती है, बाहर आपको मैसेज देती है, सिम्टम देती है ना? अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ सिम्टम को काटेंगे तो क्या हम उस बॉडी का इलाज कर रहे हैं? नहीं, हम सिर्फ सिम्टम को काटने का काम कर रहे हैं। चलो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं कि मान लो एक पेड़ है और पेड़ पर फल लगे हैं। क्या फल तोड़ने के बाद फल नहीं लगेंगे? बिल्कुल, जब उसका समय आएगा तो वापस से फल लगना स्टार्ट हो जाएँगे। तो दोस्तों, इस बात से हमें ये समझने को मिल रहा है कि किसी भी अगर समस्या है, कोई भी बॉडी की समस्या है, तो हमें सिम्टम को समझकर शरीर को समझना है कि ये सिम्टम क्या कहना चाहते हैं, शरीर में क्या दिक्कत हो रही है और क्यों दिक्कत हो रही है, किस वजह से दिक्कत हो रही है। कई बार समस्याएं बहुत सारी चीज़ों से होकर आती है, तो हमें पूरा हील करना होता है। हमें वो मेंटल से लेकर फिजिकल लेवल पर सारी चीज़ें देखना होती है। सिर्फ ये नहीं देखना होता है कि दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई दे दो, पस हो रहा है तो पस को सूखने की दवाई दे दो। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ सिम्टम को सुखाने का काम कर रहे हैं।
हम बॉडी को हील नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जब तक दवाई लेता हूँ तब तक आराम रहता है, उसके बाद तो फिर मेरी समस्या जो है वापस वहीं की वहीं शुरू हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप कहते हो कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे घुटनों में दर्द है, मुझे जोड़ों में दर्द है, तो आपको दर्द की दवाई मिल जाती है। दर्द की दवाई क्या करती है कि आपके जो दर्द के जो मैसेज है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचने देती है, ठीक है? तो उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो ब्रेन तक वो सूचना नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से आपको एहसास नहीं होता है कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन दर्द की दवाई भी कहाँ काम करती है? मान लीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान हुई है और मैं सोया नहीं हूँ 2 दिन तक और मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत तेज़, तो उस केस में मैं दर्द की दवाई ले सकता हूँ ताकि मैं आराम से सो सकूँ और जैसे मेरी नींद कंप्लीट होगी मेरा सर का दर्द भी गायब हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि सर का दर्द मेरा किसी और वजह से है, जो ऐसी वजह है जो बॉडी के अंदर है। अगर मैं उस समस्या को हल नहीं करूँगा और सिर्फ बाहर दर्द की गोली खाता रहूँगा तो मेरी ये समस्या जड़ से ठीक नहीं होगी। हो सकता है वो समस्या सप्रेस हो जाए और किसी और बीमारी के रूप में बाहर निकले। तो मुझे चाहिए कि मुझे एक ऐसा होलिस्टिक ट्रीटमेंट मिले जहाँ पर मेरे शरीर को समझा जाए और मुझे वो ट्रीटमेंट और वो डोज़ या वो औषधि दी जाए जिससे कि मैं हील हूँ और मेरी हीलिंग स्टार्ट हो जाए, ठीक है? आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्योंकि एक होता है सिम्पटम को ट्रीट करना और एक होता है सिम्पटम को समझ के शरीर को ट्रीट करना। दोनों ही बातों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए कई लोगों को अपनी बीमारियों का हल ही नहीं मिल पाता है क्योंकि वो सिम्पटम पे ही सीमित रह जाते हैं। सिम्पटम को देख के शरीर को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर इन्फेक्शन को शुरुआती दौर में, जब उसकी प्राइमरी स्टेज होती है, तभी अगर पकड़ लिया जाए और उसे सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो ये जो कंडीशन है ये आपकी दोबारा नहीं होती है या फिस्टुला में भी कन्वर्ट होने के कोई चांसेस यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। तो आप डरिए मत कि एब्सेस हो गया है तो कहीं फिस्टुला ना बन जाए। अगर फिस्टुला बन भी गया है तो भी उसका इलाज पॉसिबल होता है। बस आपको सही समय पर एक सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एक सही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको सिर्फ और सिर्फ सिम्टमेटिकली ट्रीट ना करे बल्कि सिम्टम को समझ के होलिस्टिकली उस चीज़ को ट्रीट करे। अब कई बार ये भी सवाल होता है कि आखिर वो क्या कंडीशन है जिसमें बार बार फिस्टुला बन रहा हो या बार बार फिस्टुला बनने के चांसेस हमें दिखाई दे रहे हो। तो सबसे पहला तो ये कि अगर आपको बार बार एब्सेस हो रहा है, जैसे मेरे पास कई पेशेंट होते हैं जो मुझे फ़ोन पर कंसल्ट करते हैं और पूछते हैं कि सर मुझे आज से 2 साल पहले एब्सेस हुआ था, मैंने गोलियां खा ली थी लेकिन मैं ठीक हो गया था, उसके बाद अब जाकर वापस मुझे ये समस्या हो रही है, तो मुझे इसका परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। कई बार लोगों में हर 2 महीने या 3 महीनों में पस बार बार निकलता रहता है। उस केस में वो जब भी मेडिकल पे जाते हैं गोलियां खा लेते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग ले लेते हैं या दर्द की दवाई ले लेते हैं और उसको सप्रेस कर लेते हैं। तो पूरा जो होलिस्टिक हीलिंग होती है बॉडी की वो नहीं हो पाती, बल्कि सिम्टम के तौर पे एक सिम्टमेटिकली आराम मिल जाता है, लेकिन अंदर से वो पूरी चीज़ें ठीक नहीं होती है। और लंबे समय से अगर पस निकल रहा है तो 101% चांसेस होते हैं कि फिस्टुला का ट्रैक बनेगा ही बनेगा या हो ही गया होगा। कुछ लोगों में डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि बहुत लोग शुगर का टेस्ट नहीं करवाते। शुगर में भी खाली पेट और खाना खाने के बाद की शुगर करवा लेते हैं, बल्कि आपको अपना HbA1c ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए जो शुगर के लिए होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है, उन लोगों में भी हीलिंग होने में दिक्कत होती है और इस वजह से उनके क्रोनिक इन्फेक्शन की संभावनाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कुछ विशेष परिस्थितियां, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपका डाइजेशन बिल्कुल ख़राब चल रहा है या आपको क्रोन्स डिसीज़ है या आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याएं हैं और पाइल्स और फिशर जैसी अगर समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं तो भी चांसेस होते हैं कि आपको फिस्टुला बने या बार बार आपको पेरिनेल एब्सेस की संभावना हो। दोस्तों, अगर आपको बार बार सूजन आती है, दर्द आता जाता रहता है, कभी पस निकलती है और कभी बंद हो जाती है, कपड़ों पर बार बार दाग लगते हैं, स्किन पर छोटा सा आपको अगर छेद दिखाई दे रहा है, तो इसके लिए आपको MRI ज़रूर करवानी चाहिए। आप सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं, लेकिन USG में जो इंटरनल ट्रैक होता है, जो एनल एरिया में खुलता है फिस्टुला का ट्रैक, वो दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर आप MRI करवा सकते हैं
तो डॉक्टर से कंसल्ट करके आप एमआरआई करवाएं। और अगर आप एमआरआई नहीं भी करवाते हैं और आप चाहते हैं कि विदाउट सर्जरी इसका ट्रीटमेंट हो जाए, तो आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आप अपना नाम, अपनी उम्र और नीड कंसल्टेशन लिख के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग गूगल पर सर्च करते हैं और डर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सर्च कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो उनको ऐसा लगता है कि यही मेरी कंडीशन है और इस तरह की समस्या हो रही है, तो मैं डायरेक्टली दवा लेके खा लेता हूँ। तो कई लोग ये गलती करते हैं कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या एलोपैथी जो भी उन्हें लगता है वो डायरेक्टली ओवर द काउंटर या काउंटर पे जाकर दवाइयाँ ले लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। देखो, खासकर होम्योपैथी में, क्योंकि होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज्ड मेडिकल सिस्टम है। इंडिविजुअलाइज्ड का मतलब होता है हर शरीर अलग अलग होता है, हर शरीर का नेचर अलग अलग होता है, हर शरीर की कंडीशन अलग अलग होती है, उसकी सहन करने की क्षमता, उसकी सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, उसकी भूख प्यास, उसके अंदर गर्मी ज़्यादा लगती है, ठंडी ज़्यादा लगती है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है डिफरेंट डिफरेंट होती है। और जब भी औषधि का चुनाव किया जाता है तो वो क्वालिटी वाली औषधि का चुनाव किया जाता है, प्लस जो बॉडी की जो भी अपन काउंसलिंग करते हैं और उसके जो सिम्टम नोट डाउन करते हैं, पूरी हिस्ट्री नोट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है हम डोज तैयार करते हैं। तो वो डोज और जो मार्केट में डायरेक्टली सेलिंग पर मिलने वाले जो डोज होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड मेडिकल सिस्टम है तो हर पेशेंट के अकॉर्डिंग ही डोज प्रिपेयर होता है। तो आप कोशिश करें कि आप डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में रहकर ही अपना ट्रीटमेंट फॉलो करें, ना कि सिर्फ थेरापेटिकली दवाइयाँ खाते जाएं। देखो, थेरापेटिकली दवाइयाँ उन केसेस में ठीक लगती है जहाँ पर एक्यूट कोई कंडीशन है, सर्दी जुकाम बुखार हुआ है या एक्यूट कोई कंडीशन है। लेकिन क्रोनिक कंडीशन जब भी आती है तो आपको चाहिए होता है एक ऐसा बेस्ट ट्रीटमेंट जो आपको अंदर से हील करे, आपकी समस्या को जड़ से ठीक करे, ना कि सिर्फ बाहरी तौर पे आपको एक रिलीफ दे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी में जो दर्द की प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, उसके बेस पे ही दवाइयाँ चेंज हो जाती है। जैसे लबजब वाला दर्द है तो अलग दवाई है, पिंचिंग पेन है तो अलग दवाई है, और पेशेंट को अगर गुस्सा ज़्यादा होता है, इरिटेशन ज़्यादा है तो फिर उसकी सेंसिटिविटी, ससेप्टिबिलिटी, उसकी भूख प्यास, हर एक लेवल पे जो दवाइयाँ होती हैं वो चेंज होती चली जाती है। तो इसके लिए ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि आप काउंसलिंग करके ही अपना ट्रीटमेंट फॉलो करें, ना कि सिर्फ डायरेक्टली किसी डॉक्टर ने ऑनलाइन आके या आपने गूगल पे पढ़ के दवाइयाँ खाओगे तो आप बहुत मुश्किल से ठीक हो पाओगे। और तुक्का लग जाए एक बात अलग है, लेकिन ठीक नहीं हो पाओगे और आप अपनी कंडीशन को भी सप्रेस कर सकते हो इस चक्कर में कि मान लीजिए कि पस आ रहा है और आप गए और आपने देखा कि पस को सूखने की कोई होम्योपैथिक दवाई है और आप डायरेक्ट जाके खा लो, तो आपका पस सूखने लग जाएगा लेकिन आपका इन्फेक्शन नहीं जाएगा। तो वहाँ पे बार बार कंडीशन बनेगी और आपकी जो कंडीशन है वो क्रोनिक में चेंज हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। फिर उसके बाद क्या होता है कि कई बार हील करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो डॉक्टर है तो डॉक्टर इसीलिए जो आपके लिए मेहनत करता है, आपकी पूरी काउंसलिंग करता है, उसने कुछ तो किया होगा ना मेडिकल कॉलेज जाके, है ना? अगर दवाइयाँ ही सेल करनी होती तो फिर डॉक्टर क्यों बनता? फिर तो डायरेक्ट मेडिकल खोल के दवाइयाँ बेचने लग जाते, है ना? तो डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करिए। डॉक्टर आपकी चीज़ों को ठीक करने के लिए होता है, उस पे भरोसा करिए। तो अगर आप पेरियनल एब्सेस, फिस्टुला और भी बहुत सारी क्रोनिक डिसीज़ेज़ जैसे गठिया, डायबिटीज़, थायराइड, पीसीओडी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।